मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। ज्योग्राफी को मन लग रहा है ना? बिल्कुल कमेंट कर करके थोड़ा बताते रहिए, ठीक है? और जहां दिक्कत हो उसको भी बताइए। अगर कोई कमी होगी तो हम उसको दूर करेंगे। चलिए, आज ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको कौन सा टॉपिक, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति बताया था ना, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक स्थल मंडल का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस टॉपिक को हम लोग आज शुरू करते हैं। यह स्थल मंडल का हमारे तरफ से दूसरा टॉपिक होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको जानने से पहले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इस टॉपिक को समझा जाए। पृथ्वी के अंदर के बनावट, अंदर के मटेरियल के बारे में, का बा, क्वेश्चन बा, कौन रूप में बा, मेरा बात समझ आ रहा है ना? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी के ऊपर नहीं पढ़ने जा रहे हम लोग, पृथ्वी के अंदर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आप बताइए, पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी चाहिए तो पृथ्वी को खोदना पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी को खोदना आसान नहीं है। उसके केंद्र तक जब तक खुदाई नहीं होगा पता कैसे चलेगा। इसीलिए शुरुआत से लेकर समझिए आधुनिक काल के बहुत मतलब इधर तक इस पृथ्वी के अंदर के बारे में जो भी जानकारी दिया गया वो काल्पनिक था, है ना? क्योंकि उतना अंदर तक खुदाई करना संभव नहीं था। लेकिन जब ज्ञान विज्ञान बढ़ा और लोगों की जानकारी बढ़ी, तब जाकर के एक तरंग की गति के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्पष्ट पता हम लोग कर पाए हैं, है ना? तो पहला ही सवाल यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने का मुख्य स्रोत क्या है? तो तरंगों की गति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तीन प्रकार की तरंगे होती है। पहला को बोलते हैं पी वेव्स। क्या बोलते हैं? पी वेव्स, है ना? पी का मतलब होता है प्राइमरी, पी का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी का हिंदी प्राथमिक। इसको जो है प्राथमिक तरंगे कहिए, लंबात्मक तरंगे कहिए, शॉर्ट में आप क्या बोलिएगा? पी वेव्स। दूसरा जो तरंग होता है उसको बोलते हैं एस वेव्स। क्या बोलते हैं? एस वेव्स। इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक, द्वितीयक तरंगे, ठीक है? जो तीसरा वेव्स होता है उसका नाम है एल वेव्स। एल वेव्स एक्चुअली यह सरफेस वेव्स है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एल वेव्स का, एल का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग पीरियड वेव्स, लॉन्ग पीरियड वेव्स, ठीक है ना? तो तीन प्रकार की तरंगे होती है। अब हम देखते हैं पृथ्वी पर इसकी गति कैसे होती है। जो पी वेव्स होता है, इसकी विशेषता है कि यह ठोस, द्रव और गैस कहीं से निकल सकता है, किसी माध्यम में भी गति कर सकता है। यह अलग बात है कि पी वेव्स ठोस माध्यम में बहुत तेज गति से चलता है, द्रव में थोड़ा कम हो जाती है और गैस में और कम हो जाती है। जबकि जो एस वेव्स होता है ना, ये केवल ठोस माध्यम में ही गति कर पाता है, मतलब ये द्रव में गमन करने को तैयार नहीं होता है। कौन? एस वेव्स। जबकि पी वेव्स जो है एकदम आर पार, ठोस, द्रव, गैस, क्वेश्चन को माध्यम वो सब में गति कर सकता है, लेकिन ठोस में सबसे ज्यादा, उससे कम, ऐसे ध्यान रखिएगा। और जो एयर वेव्स होता है यह भूकंप के दौरान उत्पन्न होता है और बड़ा आड़े तिरछे चलता है। इसी एयर वेव्स की वजह से ही पृथ्वी पर जो है विनाश होता है, बहुत तेज चलता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी के धरातल पर चलता है। तो इसी तरंगों की गति के आधार पर जो है ना, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमें पता चला है, ठीक है? हमने आपको तरंग की तीनों गतियों के बारे में बताया। अब देखते हैं क्या पता चला। तो मान लिया ये पृथ्वी है, क्योंकि हम जो फोटो बनाने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर हम पृथ्वी के इतना पार्ट का अध्ययन कर ले तो पूरा पार्ट का अध्ययन नहीं कर लेंगे। अरे इसे भात नींदते हैं तो एक आध चावल चेक कर लेते हैं ना, तो उसी तरह से हम इस फोटो को बनाने जा रहे हैं, ठीक है? ये मत कहिएगा सर ये टीप कैसा बना दिए हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पृथ्वी का एक हिस्सा हम लोग तरबूजा की तरह काट लिए, ठीक है? ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी का तरंगों की गति के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। जो पृथ्वी का धरातल है वहां से लेकर जो पृथ्वी का जो केंद्र है उसकी गहराई है 6371 किलोमीटर। क्लियर? सबसे पहले इसको जानिए, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है उसको विद्वानों ने नाम दिया क्रस्ट। क्या नाम दिया? क्रस्ट या भूपर्पटी। क्या नाम दिया? क्रस्ट या भूपर्पटी। उसके जो निचले वाला पार्ट है उसका नाम है मैंटिल। इसका क्या नाम है?
मैंटिल, मैंटिल। और इसकी जो गहराई है वो क्रस्ट के नीचे से लेकर 2900 किलोमीटर तक। कितने तक? 2900। और 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक जो है वो है आपको क्रोड़, क्रोड़ या अंग्रेजी में कोर बोल सकते हैं। अब ये जो अलग किए हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखा गया कि पृथ्वी के धरातल से जो वेव्स दिया है ना वो कुछ किलोमीटर तक तो एकदम सही वेव्स था, लेकिन हल्का सा फ्लक्चुएशन बीच में हुआ और फिर सीधा हो गया, और उसका बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, फिर सीधा हो गया, फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ, फिर सीधा हो गया, और फिर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, फिर सीधा होगा, फिर यहाँ हल्का फ्लक्चुएशन हुआ, फिर सीधा हो गया और ऐसे अंदर तक गया। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि ये वेव्स जो है कंटिन्यू जा रहा था, तो यहां पर क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया, छोटा सा डिसकंटिन्यूटी हुआ, और यहां पर क्या? बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी हुआ, फिर यहां छोटा डिसकंटिन्यू हुआ, फिर यहां बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी हुआ, फिर यहां छोटा डिसकंटिन्यू। तो इसी आधार पर विद्वानों ने जो है इस क्रस्ट को दो भाग में बांट दिया है। एक को कहते हैं ऊपरी क्रस्ट और दूसरे को कहते हैं निचली क्रस्ट। ठीक है? और इस क्रस्ट का जो गहराई है वो 30 किलोमीटर तक है। यह अलग बात है कि महासागरों के नीचे क्रस्ट की गहराई मात्र 5 किलोमीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा उपयोगी बात है। महासागरों के नीचे क्रस्ट कितना किलोमीटर गहरा होता है? 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाता है। उसके बाद जो शुरू हुआ कंटिन्यूटी एकदम सीधे चला आ रहा है, यहां फिर डिसकंटिन्यू हुआ, तो ये डिसकंटिन्यू से यहां पर भी बांट दिया गया दो हिस्सा में, और सिंपल इसका नाम दे दिया गया ऊपरी मैंटिल और इसको नाम दे दिया गया निचली मैंटिल। फिर यहां बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी हो गया तो मैंटिल नाम हटा दिया गया, परत का नाम चेंज कर दिया गया, लेयरे का नाम चेंज कर दिया गया, नाम रख दिया गया क्रोड़, है ना। फिर यहां से ठीक जा रहा है, मतलब उसी स्पीड से, और यहां देखना बहुत थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, तो यहां से भी करोड़ को दो पार्ट में बांट दिया गया और इसका नाम दिया गया ऊपरी करोड़ और इसका नाम दे दिया गया निचली करोड़, करोड़। ध्यान दीजिए, ये क्रस्ट, मैंटिल और करोड़, यहां पर बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी नजर आए 3 जगह पे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये 3 जगह बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी था, इसलिए परत का नाम चेंज कर दिया गया, और जहां जहां छोटा छोटा डिसकंटिन्यूटी नजर आया उसको उसी को दो पार्ट में बांट दिया गया। जैसे अगर यहां देखें तो यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी मिला ना तो वो क्रस्ट ही नाम रहा, लेकिन उसको दो पार्ट में करके ऊपरी क्रस्ट और क्या नाम दिया गया? निचली क्रस्ट। अब इस डिसकंटिन्यूटी की खोज जिसने किया है ना उसी के नाम पर इनका इस डिसकंटिन्यूटी को हिंदी में बोलते असंबद्धता। क्या बोलते हैं? असंबद्धता। तो जिसने खोज किया है उसी के नाम पे है, मतलब इसको खोज किए थे कॉनरॉड साहब ने, तो इसका नाम है कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है? इस जो तो परीक्षा उपयोगी है, कॉनरॉड असंबद्धता किसको अलग करता है? तो कॉनरॉड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग कर रहा है। ठीक है? अब इस क्रस्ट को मैंटिल से अलग जो असंबद्धता कर रहा है ना उसको बोलते हैं मोहो असंबद्धता। क्या बोलते हैं? मोहो असंबद्धता। क्यों? क्योंकि इसका खोज यूगोस्लाविया के खगोलविद ने, इनका नाम है मोहोरोविकिक, पूरा नाम है मोहोरोविकिक, ये कहां के हैं? यूगोस्लाविया के हैं। इन्होंने 1909 ईस्वी में इस असंबद्धता की खोज की थी, इसीलिए इस असंबद्धता का नाम पड़ गया क्या? मोहो असंबद्धता। क्लियर? अब एक बहुत बड़ा असंबद्धता आपको यहां नजर आया, अब यहां नजर आएगा एक वो असंबद्धता बड़ा वाला, दूसरा ये दूसरा बड़ा यहां से हो गया, ये हो गया मैंटिल, और मैंटिल को जो करोड़ से अलग कर रहा है वो असंबद्धता था। इसका खोज किए थे गुटेनबर्ग विसार्ट, गुटेनबर्ग विसार्ट, इसलिए इस असंबद्धता का नाम क्या पड़ गया? गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता, पूरा नाम असंबद्धता। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पहले 3 परतों में बांटे हैं, एक क्रस्ट, मैंटिल और करोड़। क्रस्ट, मैंटिल और करोड़। जो क्रस्ट है इसको जो दो भाग में बांट रहा है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में, उस असंबद्धता को कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं, जबकि क्रस्ट को मैंटिल से अलग करने वाला असंबद्धता मोहो असंबद्धता कहलाता है। उसके मैंटिल को करोड़ से
अलग करने वाला असंबद्धता गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता कहलाता है। इस बात पर इसलिए हम ज्यादा बल दे रहे हैं ये क्योंकि यह मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इस क्रस्ट, मैंटल और क्रोड अगर परीक्षा में क्रमानुसार सजाने के लिए पूछे कि धरातल से लेकर केंद्र तक, तो सबसे ऊपर क्या होगा? क्रस्ट, उसके नीचे मैंटल और उसके नीचे क्रोड। यूपीएससी का सवाल है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसको क्या धात्विक गुण के आधार पर क्रस्ट को जो है ना, इसका कहा जाता है सियाल, SiAl। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ध्यान दीजिएगा कि आप उसका मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है तो आप उसका फार्मूला लिखने का आप S कैपिटल और IAL छोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी या सिंबॉलिक नाम दिया गया है। तो चूंकि क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है, इसलिए क्रस्ट को सियाल परत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में भी लिख सकते हैं सियाल, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम मैंटल की बात करें तो इस मैंटल में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, इसलिए इसको सीमा परत भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर सीमा में मैग्नीशियम में Mg होता है। हम फिर कह रहे हैं ये केमिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी है और सिंबॉलिक अध्ययन किया जा रहा है, इसीलिए इसका सही स्पेलिंग SiMa होता है। या हिंदी में फिर लिख दीजिएगा सीमा परत। अगर SiMg लिखते हैं तो गलत है ज्योग्राफी में, ठीक है ना। तो मैंटल को धात्विक लक्षण के आधार पर क्या नाम दे दिएगा? सीमा परत। उसी तरीके से क्रोड में देखा गया तो निकेल और फेरस की अधिकता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नीफे परत। क्या नाम रख दिया गया? नीफे परत। तो इसको भी ध्यान में रखना, क्रस्ट को सियाल, मेंटल को सीमा, क्रोड को नीफे परत कहा जाता है। अगर हम बात करें घनत्व की, तो जो क्रस्ट है उस क्रस्ट का जो घनत्व है वो आपको मिलता है 2.7 से लेकर 3 तक, ठीक है। सीमा जो परत है इसका घनत्व जो है 4.5 से लेकर 5.5 तक, और नीफे का घनत्व जो है 11 से 13 तक मिलता है। इस फोटो को थोड़ा सा जूम कर दीजिए। इस फोटो को आप लोग जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहां से 1-2 नहीं बल्कि 10 सवाल का जन्म होता है। और सारा सवाल पहले ही हम बता दे रहे हैं, मोस्ट वीवीआई, जो रट्टा मारने से कतई संभव नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखकर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये था हमारा पृथ्वी का आंतरिक संरचना। चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ तथ्य है उस पर भी हम लोग फोकस करते चलेंगे। जैसे हम पृथ्वी के नीचे, जैसे धरातल के नीचे जाते हैं ना, तो पहला तथ्य तो मेरा यही है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। जैसे अंदर जाएंगे वैसे तापमान क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यह क्रम यूपीएससी वाले ध्यान देंगे, ऐसे सामान्य सवाल पूछेगा, पृथ्वी के अंदर कितना मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा? 32। यूपीएससी वाले ध्यान दीजिए, यह क्रम केंद्र तक पाया जाता है? नहीं, कुछ ही किलोमीटर के बाद से 32 से 40 पर मिलेगा, 40 से 50 पर, 50 से 80 पर, इस तरीका से। लेकिन कुछ किलोमीटर तक जो है ना 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अब दूसरा तथ्य अगर हम आपको बताएं तो एक सवाल मेरे भी स्टूडेंट लाइफ में काफी तंग किया, वो यह सवाल था कि पूछता था क्या पृथ्वी में सबसे अधिक कौन प्रमुख तत्व है? अब कभी पूछता था भूपर्पटी में, लेकिन हम ये चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे कि पृथ्वी पूछ रहा है कि भूपर्पटी पूछ रहा है। हम तो सब पृथ्वी समझते थे, धरातल समझते थे। तो कभी मन किया तो लोहा जवाब दे दिए, कभी मन करता था तो ऑक्सीजन जवाब दे देते थे। तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ समय बाद जब एहसास हुआ भूपर्पटी का मतलब पृथ्वी के धरातल ऊपरी हिस्सा। अभी बताएं क्रस्ट के प्रमुख तत्व कौन है? अब पृथ्वी जब पूछे तो पूरे पृथ्वी का बात हो रहा है। सही, सवाल 2 है कि नहीं? बिल्कुल 2 सवाल है। तो जब आकर आपसे पूछा जाए पृथ्वी में प्रमुख तत्व कौन है, पृथ्वी में प्रमुख तत्व जनरल कंपटीशन वाले 1, 2, 3 तक याद रख सकते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी में पाया जाता है लोहा। ये लोहा जो है 35% तक पाया जाता है। उसके बाद 2 नंबर में है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कितना? 30% पाया जाता है। 3 नंबर में सिलिकॉन, इसकी मात्रा जो है 15% है, ठीक है। 4 नंबर में अगर देखें तो मैग्नीशियम, इसकी जो मात्रा है वो 13% है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में देखें तो निकेल 2.40% होता है। और 6 नंबर में देखें तो सल्फर, ये जो है 1.9% होता है। यूपीएससी वाले को सब नाम याद रखना चाहिए, जनरल कंपटीशन वाले को कम से कम 3 ना
3 गुना जरूर ध्यान में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि कर्मानुसार सजावे भी परीक्षा में आजकल सवाल दे रहा है। ऐसे सिंपल सवाल जनरल कंपटीशन, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? लोहा। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? लोहा। यूपीएससी वाले कर्मानुसार सजाइए। लोहा तो पहले होगा लोहा, 2 नंबर ऑक्सीजन, 3 नंबर सिलिकॉन, 4 नंबर मैग्नीशियम, 5 नंबर निकेल और 6 नंबर में सल्फर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी तरीके से दूसरा सवाल हम बताए थे, जैसा कि कंफ्यूजन वाला है, भूप्रपट्टी। जब भूप्रपट्टी में प्रमुख तत्व पूछे, भूप्रपट्टी में प्रमुख तत्व, तो आपका सबसे पहले जवाब होना चाहिए ऑक्सीजन। क्या जवाब होना चाहिए? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है 46.80, बहुत किताब में 47% दिया, बिल्कुल सही है ना। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? लगभग 47% पाया जाता है। उसके बाद सियाल याद रखिएगा, भूप्रपट्टी है सियाल, तो सियाल में क्या होता है? पहले सिलिकॉन, एसआई से सिलिकॉन, है ना। 3 नंबर में एल से एल्युमिनियम, तो 3 को तो हम ऐसे ही याद आपको करा दी, एल्युमिनियम, ठीक है। तो सिलिकॉन की जो मात्रा है वो 27.70% है और आपको एल्युमिनियम की जो मात्रा है वो 8% है। उसके बाद 4 नंबर में अगर हम देखें तो लोहा पाया जाता है। यह लोहा जो है आपको 5% मिलता है। 5 नंबर में देखें तो कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम, यह कैल्शियम जो है आपको 3.6% पाया जाता है। 6 नंबर में अगर बात करें तो सोडियम मिलता है, सोडियम, यह जो सोडियम है वो 2.8% पाया जाता है। 7 नंबर में अगर देखें तो पोटेशियम होता है, पोटेशियम, है ना, और ये पोटेशियम जो है 2.5% पाया जाता है। और उसके बाद लास्ट 8वां नंबर में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये आपको 2% के आसपास होता है, ठीक है। तो भूप्रपट्टी में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। जनरल कंपटीशन मोस्ट बीबीआई हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। मोस्ट बीबीआई ऑक्सीजन कितना परसेंट? तो 47% लगभग आपको याद रखना है, एक्जेक्टली 46.80। यूपीएससी वाले कर्मानुसार सजाएं तो 3 को तो हम आपको याद कराइए दिए, और चौथा पृथ्वी में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व हो गया, है ना। 4 तो ऐसे ही याद हो गया आपको। तो सबसे नंबर 1 पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सियाल, इसको सियाल पर सियाल बोलते हैं ना, सियाल तो सिलिकॉन, एल्युमिनियम, 4 नंबर पे लोहा, 5 नंबर कैल्शियम, 6 नंबर पे सोडियम, 7 नंबर पोटेशियम और 8 नंबर में मैग्नीशियम 2% पाया जाता है। चलिए, तो इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेरे तरफ से समाप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक लेकर प्रैक्टिस कीजिए और जैसे समय होता है तो हम आपको इससे संबंधित जो भी सवाल होगा एक वीडियो अलग से बना के हम आपको दे देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।